आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे संधि परिचय भाग 1। संधि क्या होता है? तो संधि पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कुछ और भी वीडियोस बनाई हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर आप उस पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें। तो आइए पढ़ते हैं हम संधि परिचय। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संधि क्या होता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर ही हम देखते हैं सबसे पहले संधि क्या होता है। ठीक है, तो व्यवहार में जैसा देखा जाता है कि दो दोस्त होते हैं, उनमें कभी झगड़ा हो जाता है, प्यार भी होता है। तो अर्थात जब झगड़ा होने के बाद में जो उनमें संधि होती है, अर्थात जो उनमें मेल मिलाप होता है, वही संधि है। जैसे कि अब दो दोस्तों के बीच में ही नहीं, दो भाइयों के बीच में भी कभी झगड़ा होता है और फिर उनके बीच में संधि हो जाती है। दो देशों के बीच में भी ऐसे ही होता है। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर हम कह सकते हैं कि आपस में जो मेल मिलाप होता है उसी को हम संधि कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने संस्कृत व्याकरण दृष्टि से संधि क्या होता है। तो संस्कृत व्याकरण दृष्टि से संधि क्या है? संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से संधि दो अक्षर या दो वर्णों का ही विषय है। ठीक है, ये पूरा प्रकरण जितना भी है सिर्फ दो वर्णों के आधार पर होता है, दो वर्णों का ही विषय है। ठीक है, अब दो वर्ण कौन से? जैसे कि स्वर और व्यंजन। अब जिसे हम कह सकते हैं कि अब सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, स्वर को जो हम संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है, जनरली क्वेश्चन आ जाता है कि स्वर को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? अच, और व्यंजन को हल। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन की बात हो गई। तो दो वर्ण, ठीक है, वो जो दो वर्ण हैं उनके बीच में संधि। अब वो बात आती है कि जो दो वर्ण हैं, ठीक है, अब जो दो वर्णों के बीच में हम जो संधि करेंगे ना, जब हम संधि करेंगे, जब दो शब्द, एक शब्द होता है, एक शब्द के दो पार्ट होते हैं, जब उन दोनों के बीच में, दो वर्णों के बीच में जब हम संधि करेंगे तो वो संधि अर्थात उन दो वर्णों का मेल हम कुछ शर्तों के आधार पर करेंगे। ऐसे ही हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि शर्तों के आधार पर क्यों करेंगे? क्योंकि उसके नियम होते हैं, बिना नियम के हम उसे नहीं कर सकते। क्योंकि अब वो नियम आप पूछेंगे कहाँ है, हमको तो नहीं पता वो नियम कहाँ है। वो नियम किसने बनाए, कौन सी बुक में है? तो वो नियम है हमारे महर्षि पाणिनि जी, उस संस्कृत व्याकरण के क्या है? निर्माता हैं। महर्षि पाणिनि जी संस्कृत व्याकरण के निर्माता, जिन्होंने अपनी पुस्तक की रचना करी थी जिसका नाम है अष्टाध्यायी। उन्होंने लगभग 4000 सूत्रों की रचना करी है और उन 4000 सूत्रों में सभी कुछ जो भी नियम आते हैं, जैसे कि पुस्तक और आलय, ये दो शब्द हैं। ठीक है, अब पुस्तक अब इसमें का में क्या आ रहा है? आ। ठीक है, ए आ रहा है, ए आ। अब ये आलय आ, जैसे कि अब हमने इसको ये मत सोचना कि हमने आ ही रखा है क्या यहाँ पे, ये वाला नहीं, ये वाला आ नहीं रखा है हमने। क अ तो क्या व्यंजन है? इसमें स्वर निकल रहा है, एक ध्वनि निकल रही है, वो ध्वनि है अ। और ये आ में से क्या ध्वनि निकल रही है? आ। ठीक है, तो वही ये आ है और इससे मिलकर बना है आ। अब ए और आ से मिलकर बना है आ। अब आप पूछेंगे कि भाई मैडम ये आ ही क्यों बनाया है? ये आ को हम रा भी कर सकते हैं, ता भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी जो व्याकरण है, हमारी महर्षि पाणिनि जी द्वारा रचित जो हमारी अष्टाध्यायी व्याकरण है, उसमें नियम जो है एस आ से मिलकर आ ही बनेगा और ई और बड़ी ई से मिलकर बड़ी ई ही बनेगा। आप इसको रा ता पा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। वो क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया है
क्योंकि कोई भी काम शर्त पे होगा, नियम पे होगा, नियमावली पे होगा, ठीक है। क्योंकि जो आचार्य पाणिनि जी थे, मैं आपको आचार्य पाणिनि जी के बारे में एक छोटी सी कथा है वो मैं आपको सुनाऊंगी कि जैसे एक बार क्या होता है, पाणिनि जी जो थे वो शिक्षा में बहुत होशियार नहीं थे, तो वो बहुत, उनके गुरुजी भी बहुत परेशान रहते थे। वो कहते थे कि ये मतलब ये कुछ नहीं पढ़ते हैं ऐसा करके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दिन अपने शिव शंकर भगवान जी की तपस्या करी और पाणिनि जी बैठ गए अपनी तपस्या में और उन्होंने इतनी कठोर तपस्या करी, इतनी कठोर तपस्या करी कि हमारे भोले बाबा तो भोले बाबा हैं जो कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और वो प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी तपस्या पर भोले बाबा प्रसन्न होके उन्होंने तांडव नृत्य किया और 14 बार उन्होंने डमरू बजाया, जो कि इस पे एक छोटा सा श्लोक भी है। नृत्यावसाने नटराज राजः ननाद ढक्कां न पंचवारम् उद्धत कामाद सनकादि सिद्धे एतद् विमर्श शिव सूत्र जालम। अर्थात उन्होंने क्या किया, भगवान शिव ने नृत्यावसाने मतलब उन्होंने बहुत खुशी में, बहुत खुश होकर 14 बार डमरू बजाया। ढक्का निनाद है, न पंचवारम, नव पंचवारम, 9 और 5 जोड़ के देख लीजिए, 9 और 5 14, 9 पंचवारम 14 महेश्वर सूत्र, जो कि जिन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है, उन्होंने 14 बार डमरू बजाया और अ ई ऊण री रक ऐ ओंग ऐ ओच, तो इस तरह से उन्होंने ये 14 प्रत्याहार सूत्रों की रचना करी। वो शब्द निकले उनके डमरू में से और उनसे 4000 सूत्रों की रचना करी हमारे महर्षि पाणिनि जी ने अपने अष्टाध्यायी में। और अष्टाध्यायी में ये सारे नियम जो भी हम पढ़ते हैं, संधि समास प्रत्यय उपसर्ग जो भी पढ़ते हैं वो सब के नियम हैं, बिना नियम के कुछ भी नहीं बना है। जैसे कि हमारे भारत में संविधान है, संविधान में पहले से ही चीजें लिखी हुई हैं। कोई बंदा कोई गलत काम कर देता है या कोई काम, कोई बहुत अच्छा काम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि बुरे काम की सजा ही निर्धारित करी है संविधान में। जो अच्छे लोग काम करते हैं उनको पुरस्कार भी दिया जाते हैं और कौन से काम के लिए कौन सा पुरस्कार भी डिसाइड है ना। तो ऐसे ही हमारे जो भारत के संविधान की बात हो गई, ये एक उदाहरण था छोटा सा। तो ऐसे ही हमारी जो संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण में भी हमारे जो हमारे पाणिनि जी हैं, उनकी ये पूरी संस्कृत व्याकरण के जो भी नियम हैं, उनकी अष्टाध्यायी पुस्तक में सारे नियम आपको मिल जाएंगे। तो बिना नियम के ये नहीं है, ए और आ से आ बनता है, ई और ई से ई बनती है, और भी जो संधियां हैं वो आएंगी जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो मैं आपको स्वर संधि का परिचय बता रही हूँ, है ना। तो संधि के परिचय में अब जैसे कि कह सकते हैं कि सुर से सुर मिले, है ना। अब स्वर संधि जैसे कि मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता रही हूँ भूमिका के रूप में, कि जो भी हम सारी संधियों को कवर करेंगे। तो स्वर संधि जैसे कि हम कहते हैं सुर से स्वर मिले, है ना। तो जैसे स्वरागत परिवर्तना स्वर संधि, विसर्गात परिवर्तना विसर्ग संधि, ठीक है। मतलब जब स्वर से स्वर मिलता है तो स्वर संधि होती है। अब स्वर और व्यंजन भी मिल जाता है भाई, जरूरी नहीं है, और व्यंजन और स्वर भी मिल जाता है, व्यंजन भी मिल जाता है, लेकिन वो सबके अलग अलग हैं, जो कि मैं आपको सब बताऊंगी, जो कि स्वर में इसमें सब में आएंगे, ठीक है। मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगी, ये सिर्फ मैं आपको एक भूमिका बता रही हूँ, संधि के बारे में एक परिचय दे रही हूँ छोटा सा, ठीक है। अब चलिए, तो अब हम बात करते हैं संधि की। ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो सबसे पहले हम संधि की परिभाषा लेते हैं। दो वर्णों के मेल से जो नवीन वर्ण बनता है, अर्थात जो परिवर्तन आता है, उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है। दो वर्णों के मेल से, दो वर्ण, अक्षर अच और हल, समझ गए। तो दो वर्णों के मेल से जब एक नवीन शब्द बनता है, जैसे कि अ और आ, तो नवीन इन दोनों को हमने मैच किया, मेल किया, संधि करी, तो आया क्या, आ, ठीक है। तो दो वर्णों के मेल से जब नवीन शब्द बनता है, ठीक है,
और जो परिवर्तन आता है, अब इसमें परिवर्तन हुआ ये ऐसा ऐसा तो नहीं है, परिवर्तन हुआ तो इसे हम क्या कहेंगे, संधि। ठीक है, अब हम स्वर संधि कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे, वो हम सब आपको बताएंगे। लेकिन अभी तो है तो अब आप समझ ही गए होंगे स्वर संधि है, बट अभी मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, वरना स्वर संधि में आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो ये तो छोटा सा जब बीच में बात आ जाती है तो हमको हैंड टू हैंड थोड़ी सी क्लियर कर देनी चाहिए। तो ये स्वर है इसीलिए हम स्वर संधि भी कैसे कहेंगे, स्वर संधि ही कहेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। दो वर्णों के मेल से जो नवीन वर्ण बनता है, दो वर्णों से के मेल से इन दोनों को मेल किया, जो नवीन वर्ण बनता है, नवीन वर्ण बना और जो परिवर्तन आता है। ठीक है, जो परिवर्तन आता है अर्थात जो विकार उत्पन्न होता है और जो निष्पन्न निकलता है उसे हम संधि कहते हैं। दैट्स ऑल। चलिए अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है पुस्तकालय। पुस्तकालय दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक और आलय। ठीक है, तो पुस्तक का अब ये का है जो, अब हम इससे हम चर्चा नहीं करेंगे, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो का में कौन सी ध्वनि आ रही है, आ में कौन सी, मतलब इस शब्द का अंतिम वर्ण, और सेकंड जो ये दूसरा है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, सिर्फ समझाने के लिए है आपको। तो का इसका अंतिम वर्ण और इसका प्रथम वर्ण, इनकी ध्वनि क्या निकल रही है, अ और आ, इन दोनों की जो संधि है, जो निष्पन्न शब्द निकल के आया, जो परिवर्तन हुआ, जो विकार हुआ, वही संधि है। ठीक है, तो अब इन दोनों से मिलकर अगर हम कहें कि भाई पुस्तकालय पेपर में आ जाता है, पुस्तकालय का संधि विच्छेद कीजिए, तो संधि विच्छेद क्या होगा, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। अब पूछता है कौन सी संधि, हम वो भी बताएंगे, जैसे कि हमने आपको बता ही दी है, ए और आ से हमने मिलाया तो आ आया और बन गया क्या, स्वर संधि। ठीक, तो अब दूसरा उदाहरण है हिमालय। ठीक, हिमालय, वैसे हिम माने क्या होता है पता होगा सबको, हिम मीन्स बर्फ और आलय माने घर। ये बस एक छोटा सा, बस एक नॉलेज के लिए बता रही हूँ मैं आपको। तो हिम आलय, जो हिम और आलय, इनका हिम का वही रूल अपनाएंगे हम, हिम का लास्ट वाला वर्ड अंतिम वर्ड और आलय का प्रथम वर्ण, इन दोनों वर्णों को मिला के जब एक शब्द निकल के आता है, या जो वर्ण निष्पन्न वर्ण निकलता है, या जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, ये हो क्या संधि विच्छेद। हिमालय, हिमालय का फिर संधि विच्छेद क्या होगा, हिम प्लस आलय, हिम धन आलय, हिमालय। तो अब शायद क्लियर हो गया होगा सभी का। अब है संधि के भेद। संधि के भेद कौन से होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आप कहेंगे कि जो संधि है, संधि 3 प्रकार की होती है। तो वैसे देखा जाए, अगर हम श्री भट्टोजी दीक्षित का उनका ग्रंथ पढ़ेंगे, या फिर पाणिनि जी की अष्टाध्यायी पढ़ेंगे, या फिर हम जैसे कि डिग्री कॉलेज में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ, अब जैसे हमारे गुरुजी ने हमको पंच संधि का अभ्यास कराया है ना, तो पंच संधि जैसे डिग्री कॉलेज जब हम बड़े हो जाते हैं, मतलब जब हम डिग्री के आधार पर करते हैं, जब हम जैसे कि ये प्राथमिक के आधार पर है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप 3 ही लिखोगे। ठीक है, और अगर जैसे हमारे आचार्य के पेपर में आ जाता है कि संधि कितने प्रकार की, तो पंचधा संधि। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। तो अभी हम केवल यही है आपकी में, संधि 3 प्रकार की होती है, केवल स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके भी भेद होते हैं, जैसे कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, विसर्ग संधि के भी भेद होते हैं, और व्यंजन संधि के भेद होते हैं, और विसर्ग संधि के भी। ठीक है, तो इन सारी संधियों की मैंने वीडियो बनाई है। तो अब हम उस वीडियो को अगली जो दूसरा हमारा जो पार्ट होगा हम उसमें बताएंगे। तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। तो आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
थैंक यू, धन्यवाद।